Hey Vangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. शाओ शिनचैन एक प्योर सोल थी, जिस वजह से डेथ के बाद खुद मून गॉडेस उसे लेने आई और हेवन ने भी उसे हैप्पीली एक्सेप्ट कर लिया। पर कुरान के कर्स के बाद शुयांग को ना हेवन में जगह मिली ना हेल में। वही शुयांग की कर्स की वजह से वेन रोहान की सोल यिन आयरन से कनेक्ट हो चुकी थी और जब तक यिन आयरन डिस्ट्रॉय नहीं होता तब तक ये सब कुछ नहीं रुकने वाला था। एक अरसे तक शुयांग भटक रहा था और फाइनली न जाने कैसे वो रिलीज हो गया और उसने वांगजी की बॉडी को पजेस कर लिया। फिर एक बार पास्ट रिपीट हो रहा था, फिर एक बार चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। शुयांग ने विंग और वांगजी दोनों को भी गायब कर दिया था और अब कुरान और पूरी लैंड फैमिली के सामने सबसे बड़ा टास्क था कि वो उन दोनों को ढूंढे। कुरान जो ऑलरेडी इस प्लेस के बारे में जानते थे, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी कल्टीवेशन वर्ल्ड से बिलोंग करते थे और ये उन्हीं का क्लैन लैंड क्लैन हुआ करता था, जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था। शायद वही कहीं आगे का कोई रास्ता मिले या शायद कोई हिंट। यही सोच के मॉन्क जिन्होंने डिसाइड किया कि वो हिल टॉप पर बने उसी अबेंडेड स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे, पर वहां जाने से पहले कुछ प्रिकॉशंस लेना भी जरूरी था, क्योंकि ऑब्वियसली वो प्लेस अब बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी और ये सारे लोग नॉर्मल पर्सन्स थे। इनके पास कोई भी पावर्स नहीं थी जो इन्हें प्रोटेक्ट कर पाती। इसीलिए मॉन्क मतलब कुरान ने इन सब के सेफ्टी के बारे में सोचा और वो कुछ प्रिपरेशन में लग गए। वही दूसरी तरफ धीरे धीरे बेड पर लेटे एक खूबसूरत ओमेगा की आईज ओपन हो रही थी। विंग जिसकी बॉडी में फिलहाल बेशुमार पेन था और बहुत जल्द उसे सब कुछ याद भी आ चुका था। यही रीजन था कि उसके फेस पर हल्की सी वो शाइनेस और ब्लश नजर आ रहा था, जो उसे और भी ज्यादा ब्यूटीफुल बना रहा था। खैर नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी और विंग जो बहुत मुश्किल से खुद को संभालते हुए बेड पर उठकर बैठ चुका था। वो आसपास अपनी नजरें दौड़ा रहा था, शायद किसी को ढूंढ रहा था और जिसे वो ढूंढ रहा था वो कुछ ही पलों बाद उस रूम में अपने हाथ में एक ब्रेकफास्ट प्लेट लेकर एंटर हो चुका था। वांगजी जिसके फेस पर बहुत ब्यूटीफुल स्माइल थी और विंग जिसने जैसे ही वांगजी को देखा उसने तुरंत ही अपने ऊपर जो ब्लैंकेट थी उसे खींच लिया और खुद को कवर करने की कोशिश की, क्योंकि ऑब्वियसली वो अभी भी विदाउट क्लोथ था। वांगजी ने जब ये एक्शन देखी तो उसके फेस की स्माइल और भी ज्यादा बढ़ गई। उसने उस ब्रेकफास्ट को साइड टेबल पर रख दिया और वो बेड पर विंग के ही साइड में बैठ गया। वांगजी जो विंग की तरफ देख रहा था उसकी आंखों में हल्की सी टीज और बहुत सारा सुकून और हैप्पीनेस थी। वही विंग जिसे वांगजी की ये इंटेंस नजरें बहुत ज्यादा शाई कर चुकी थी, वो वांगजी से अपनी नजरें चुरा रहा था। साथ ही ब्लैंकेट पे उसकी पकड़ टाइट हो चुकी थी और वो उसी ब्लैंकेट को धीरे धीरे अपने ऊपर करके अपने फेस को तक कवर करने की कोशिश कर रहा था। वांगजी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसने उस ब्लैंकेट को खींचने की कोशिश की, बिल्कुल हल्के हाथ से, पर विंग जो और भी टाइटली उस ब्लैंकेट को होल्ड कर चुका था। माय प्रिंस, डोंट बी शाय एंड डोंट हाइड योरसेल्फ, क्योंकि देख तो मैं सब कुछ चुका हूँ। वांगजी की ये शेमलेस टॉक सुन के विंग जो और भी ज्यादा ब्लश हो चुका था, उसने अब लगभग उस ब्लैंकेट से खुद को पूरी तरीके से कवर कर लिया था। इवन उसका हेड भी ब्लैंकेट के अंदर था। वांगजी जो हंस रहा था उसने विंग को वैसे ही मतलब ब्लैंकेट में रैप करके ही होल्ड कर लिया और उसे अपनी लैप पे खींच लिया। देन धीरे धीरे उसने उस ब्लैंकेट को विंग से दूर करना स्टार्ट किया। विंग जो पहले तो उस ब्लैंकेट को छोड़ नहीं रहा था, पर वांगजी जो विंग की बॉडी पर अपनी पकड़ टाइट कर रहा था, तो विंग ने भी धीरे धीरे उस ब्लैंकेट को छोड़ना स्टार्ट कर दिया था। वांगजी जिसने विंग के फेस पर से वो ब्लैंकेट हटाई और विंग को पूरी तरीके से उसी ब्लैंकेट में रैप कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली वो जानता था कि ऑलरेडी उसका ओमेगा बहुत ज्यादा शाय हो चुका है और वो अपने ओमेगा के लिए सिचुएशन और भी ज्यादा एम्बैरेसिंग नहीं बनाना चाहता था। विंग जो अपने फेस को वांगजी के चेस्ट में छुपा चुका था और साथ ही
वांग जी ने जब विंग के फोरहेड पर किस किया तो विंग को एक अलग ही हैप्पीनेस फील हुई थी। वांग जी जिसने कुछ देर तक विंग को सहलाया, उसे थोड़ा कंफर्टेबल किया, देन उसने विंग को वैसे ही होल्ड कर लिया और वो विंग को बाथरूम की तरफ लेके जाने लगा। विंग जो बिल्कुल शांत था क्योंकि उसे सच में ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था और साथ ही कंफर्टेबल भी। वांग जी ने विंग को नीचे उतार दिया और ऑलरेडी उसने बाथ टब में वार्म वाटर फिल करके रखा था। धीरे धीरे वांग जी ने विंग की बॉडी को सपोर्ट करते हुए ही उस ब्लैंकेट को विंग की बॉडी से दूर करना स्टार्ट किया। विंग जिसने तुरंत ही उस ब्लैंकेट के कॉर्नर को पकड़ लिया था और उसने वांग जी की तरफ देखा थोड़ा नर्वसली। वांग जी आई विल। विंग जो आगे अपनी बात कंटिन्यू कर पाता इससे पहले ही वांग जी ने बहुत रफली उसकी वेस्ट को होल्ड करके उसे अपनी तरफ खींचा और जहाँ उसका एक हाथ विंग के वेस्ट अराउंड था वही उसका दूसरा हाथ विंग के चिन पर आ चुका था। क्या कहा तुमने मुझे? विंग जो समझ नहीं पाया, थोड़ा कंफ्यूज लग रहा था। वांग जी जिसने फिर से अपना क्वेश्चन रिपीट किया, आई सेड, तुमने मुझे क्या पुकारा? विंग जिसने हेजिटेडली कहा, वांग जी। वांग जी जिसने विंग के लिप्स को कैप्चर कर लिया और वो विंग को किस करने लगा, थोड़ा ब्रूटली। एक लॉन्ग किस के बाद वांग जी ने विंग को छोड़ा और विंग जो डीप ब्रीथ ले रहा था और वो वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी जिसने विंग के लिप्स पे से अपनी सलाइवा को हल्का सा रब करते हुए उसकी आंखों में देखा। वांग जी नहीं माय प्रिंस, कॉल्ड मी अल्फा, मेट हूँ मैं तुम्हारा और हम दोनों में बॉन्ड बन चुका है, सो कॉल्ड मी अल्फा। विंग जिसने स्माइल की एंड देन वांग जी को अपनी प्यारी वॉइस में अल्फा कहा, जिससे वांग जी जो सेटिस्फाइड हो चुका था। तो माय ओमेगा एज यूर अल्फा, मेरे पास राइट्स हैं कि मैं अपने ओमेगा को अनड्रेस कर सकता हूँ। डोंट फील शाय, क्योंकि ऑलरेडी नाइट में मैं तुम्हें बहुत थका चुका हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बॉडी में पेन है। एक रिलैक्सिंग बात लो, देन ब्रेकफास्ट करते हैं। आफ्टर ब्रेकफास्ट आई विल गिव यू मेडिसिन। विंग जिसने नोट किया और अपने हेड को डाउन कर लिया क्योंकि ऑब्वियसली वो वांग जी की आंखों में आंखें डाल के देखने की अब हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वांग जी जिसने विंग को खुद से थोड़ा दूर किया पर उसकी बॉडी को अभी भी सपोर्ट देके रखा था क्योंकि वो जानता था कि विंग बहुत ज्यादा वीक भी हो चुका है, साथ ही उसकी बॉडी में पेन है तो वो खड़ा नहीं रह पाएगा। देन वांग जी ने विंग के बॉडी अराउंड जो ब्लैंकेट थी उसे साइड किया और विंग को अपनी बाहों में होल्ड कर लिया। वांग जी जो विंग की तरफ देख रहा था, ये नज़ारा कुछ सिमिलर सा ही था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उनका फर्स्ट टाइम था सेंचुरीज पहले। कुछ ऐसा ही तो सिमिलर सा सिनारियो था। भले ही फेस थोड़ा सा चेंज हो चुका है, भले ही सराउंडिंग चेंज हो चुकी है, पर आज भी ये बिहेव, ये इनोसेंट आईज, मासूमियत और वो नेचुरल ब्यूटी, शायद इतना सब कुछ चेंज भी नहीं हुआ। एटलीस्ट वो तो चेंज बिल्कुल नहीं हुआ था जिससे चेंज खुद शुयांग नहीं करना चाहता था। फिर एक बार उसने उसे अपनी बाहों में ला ही लिया था। वांग जी जिसने विंग को बहुत केयरफुली बाथ टब में बिठा दिया था, विंग जिसका हेड कंटिन्यूडली डाउन था, वही वांग जी जिसकी आईज रेड में शाइन कर रही थी और वो विंग को बहुत अच्छी तरीके से स्कैन कर रही थी। वांग जी जो विंग को बात दिलाने लगा था, वही विंग को ये सब कुछ भले ही बहुत एम्बैरेसिंग लग रहा था पर फिर भी उसे अच्छा भी लग रहा था। एक अजीब सा सुकून मिल रहा था उसे वांग जी के पास होने से और वो उस सुकून को एंजॉय भी कर रहा था। वांग जी जिसने विंग को अच्छी तरीके से बात दिलाया, देन उसे बाथ टब से बाहर निकाला, उसे टॉवेल में रैप किया, देन विंग को उसने बाथरोब पहना दिया। फिर से विंग को अपनी बाहों में कैरी करने के बाद वांग जी विंग को बाहर लाया। उसने विंग को अपने ही लैप पे बिठाया और वो खुद काउच पे बैठ गया। ऑलरेडी सामने जो टेबल थी उस पर उसने ब्रेकफास्ट प्लेट लाकर रख दी थी। धीरे धीरे वांग जी खुद विंग को अपने हाथों से फीडिंग कराने लगा, साथ ही वो खुद भी खा रहा था। उन दोनों ने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया। देन वांग जी ने विंग को मेडिसिन दी। विंग ने भी
उस मेडिसिन को खा लिया क्योंकि ऑब्वियसली उसे थोड़ा दर्द अपनी लोअर बॉडी में फील हो रहा था, पर यह दर्द सहने लायक था। वांग जी जिसने विंग को अपनी लैब में ही बिठा के रखा था और वो विंग को कंफर्ट कर रहा था, उसकी बैक को हल्का सा रब कर रहा था, साथ ही वो विंग को अपने फेरोमोन से भी कंफर्ट करके सुलाने की कोशिश कर रहा था। करीबन आधा घंटा बीत चुका था और वांग जी अपने नेक अराउंड विंग की हैवी ब्रीदिंग फील कर सकता था। विंग जो फिर एक बार मेडिसिन के इफेक्ट की वजह से सो चुका था। वांग जी जिसने एक स्मग किया, विंग के फोरहेड पर जो हेयर्स आ रहे थे उन्हें विंग की ईयर के पीछे टक करके उसने विंग के फेस को प्यार से सहलाया। बहुत मिस किया है उसने ये सब कुछ, ये एहसास जिसके लिए वो न जाने कितने दिनों तक, नहीं कितने सालों तक, शायद नहीं कितनी सेंचुरी तक तड़प रहा था। इस इंसान का इंतजार कर रहा था वो, और फाइनली आज उसका इंतजार कंप्लीट हुआ था। फिर एक बार ये मासूम ओमेगा उसकी बाहों में था, फिर एक बार ये ओमेगा उस पर ट्रस्ट करने लगा है। वैसे ही गलती शुयांग की नहीं है, गलती शाओ शिनचैन की है, क्योंकि शाओ शिनचैन ने ही तो अपने लास्ट वर्ड्स में शुयांग से कहा था ना, शुयांग को उसके पास आना होगा। अगर आगे की भी कोई लाइफ एग्जिस्ट करती है तो शाओ शिनचैन शुयांग को ही तो चाहता था अपने पास। शाओ शिनचैन ने ही तो अलाउ किया था शुयांग को कि चाहे उसका मोटिव फिर एक बार शाओ शिनचैन को हर्ट करना ही क्यों ना हो, चाहे शुयांग शिनचैन को फिर एक बार खत्म करने के लिए ही सही, पर उसके पास लौटे, यही चाहता था शिनचैन। तो हाँ, फिर एक बार वो लौटा है उसके पास, और उसका मकसद भी कुछ सिमिलर सा ही है। खैर, ये ओमेगा बहुत ज़्यादा मासूम है, इसका दिल बहुत ज़्यादा प्योर है, और सबसे प्रीशियस है इसकी सोल, जिसकी ज़रूरत है शुयांग को। शुयांग जो यही सब कुछ सोच रहा था, उसने विंग को उठा लिया, देन उसने विंग को बेड पर लिटा दिया था। देन शुयांग ने विंग को अच्छी तरीके से कंबल से रैप किया और उसने अपने कदमों को डोर की तरफ बढ़ा दिया था। जैसे जैसे वो अपने कदम आगे बढ़ा रहा था, वैसे वैसे वो पूरी प्लेस चेंज हो रही थी। अब तक वो विंग का खूबसूरत कमरा था, पर जैसे जैसे शुयांग वहां से जा रहा था, वैसे वैसे वो सब कुछ रुइंस हो रहा था। मतलब वो पूरी प्लेस डिस्ट्रॉयड नजर आने लगी थी। अब तक वहां सनलाइट थी, पर धीरे धीरे शुयांग के जाने से वहां डार्कनेस फैलने लगी थी, क्योंकि वो विंग का रूम था ही नहीं, वो शुयांग का रूम था। हाँ, ये वही प्लेस थी जहाँ कल्टीवेशन वर्ल्ड में शुयांग रहा करता था, और वो विंग को यही लाया था। अब तक विंग जो कुछ भी देख रहा था वो उसका हेलुसिनेशन था जो शुयांग ने किया था। ये प्लेस बिल्कुल खंडर थी, हर तरफ डार्कनेस थी, सब कुछ टूटा फूटा था, पर शुयांग के हिप्नोटिज्म और स्ट्रॉन्ग हेलुसिनेशन की वजह से विंग को वो खुद का रूम ही नजर आ रहा था, जबकि वो अपने रूम में था ही नहीं। खैर, शुयांग वहां से निकल चुका था और विंग वहां शांति से सोया हुआ था। वांग जी जो बाहर आया और उसने अपने आसपास देखा, ये प्लेस सच में एक जमाने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत, पीसफुल और कामिंग हुआ करती थी, पर आज ये सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है। वांग जी जो वहाँ घूम रहा था, गाइस लेट मी क्लियर यू, वांग जी की बॉडी में शुयांग की सोल है, तो वांग जी जो कुछ भी कर रहा है वो उससे शुयांग की सोल करा रही है। तो मैं वांग जी बोलूँ या शुयांग, दोनों भी सेम ही है, क्योंकि शुयांग सोल का नाम है और वांग जी बॉडी का। आई होप यू ऑल आर क्लियर नाउ, लेट्स कंटिन्यू। वांग जी जो घूमते घूमते क्लैन के मेन एंट्रेंस पे आ चुका था, वही मेन डोर जिसकी कीज विंग ने दी थी वांग जी को। वांग जी जो उस दिन को याद कर रहा था जब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो यहाँ आया था। उसने इस डोर को खोलने की बहुत कोशिश की थी, पर वो खुल नहीं रहा था। फाइनली वांग जी ने उस की से जैसे तैसे करके उस लॉक को खोल दिया था, एंड देन बहुत मुश्किल से अपनी पूरी ताकत लगा के उसने उस बड़े से डोर को ओपन किया था। अंदर आते ही वांग जी को एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव फीलिंग फील हुई थी और वो हर तरफ अपनी नज़रें दौड़ा रहा था। वांग जी जो इस प्लेस को लेकर
हमेशा ही क्यूरियस रहा। भले ही उसे इस प्लेस को देखकर अच्छी वाइब्स नहीं आती थी, पर फिर भी वो खुद को रोक भी नहीं पाता था इस प्लेस पर आने से। और फाइनली आज जब वो यहाँ था तो उसे बहुत अजीब लग रहा था। बहुत सारे मिक्स इमोशंस थे उसके अंदर। यहाँ की हवा जहाँ एक तरफ उसे सुकून दे रही थी, वही दूसरी तरफ उसके दिल में एक कसक भी थी। जैसे बहुत सारी हैप्पीनेस और बहुत सारी सैडनेस वो एक साथ फील कर रहा था। वांग जी जो घूमते घूमते उसी रूम में पहुंचा जहाँ उसने अब विंग को रखा हुआ है, मतलब शू यांग के रूम में। उस रूम को वो देख ही रहा था, तभी उसकी नज़र एक वॉल में बने होल की तरफ गई जहाँ कुछ रखा हुआ था। वांग जी ने पास जाकर क्लियरली देखा तो वो कुछ वुडन पीस टाइप था। वांग जी ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया क्योंकि उसे वो छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर चुका था, तो वो खुद को रोक नहीं पाया। उसके आसपास जो जाले वगैरह थे उसे दूर हटाकर वांग जी ने अपने हैंकी को उस पीस पे रखा। देन उसने उस पीस को उस हैंकी की मदद से उठा लिया। वांग जी ने उसी हैंकरचिप से उस पीस को थोड़ा क्लीन किया तो उसने देखा कि ये कोई वुडन पीस नहीं बल्कि एक जेड हेयर पिन है। उस पे धूल लग चुकी थी, इसीलिए वो वुड की तरह नजर आ रहा था, वो भी दूर से। पर जब वो धूल साफ हुई तो वो शाइन करने लगा था। वांग जी जो उसे देख ही रहा था, तभी अचानक उसे पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। वांग जी अचानक थोड़ा डर गया। उसकी बॉडी में एक अजीब सी शिवरिंग उसे फील हुई थी। उसे अचानक पीछे से किसी की क्रीपी लाफ सुनाई देने लगी। अचानक वहां की हवाएं बहुत जोरों से बहने लगी। वांग जी ने शायद बहुत गलत कर दिया था। वांग जी जो पीछे टर्न हुआ थोड़ा डरते हुए, पर जैसे ही उसने अपने सामने देखा था उसकी आवाज हलक में ही अटक चुकी थी। डार्क रेड आईज और एक शैडोली फिगर। वांग जी जो कुछ सोच पाता समझ पाता उससे पहले ही सब कुछ शांत हो चुका था। वांग जी जिसके हाथ में वो हेयर एक्सेसरीज थी, नेक्स्ट टाइम जब उसने अपने हाथ में उस हेयर एक्सेसरीज की तरफ नजर डाली थी तो उसके फेस पर एक क्रीपी स्माइल थी। उस रूम में एंटर करने वाला लान वांग जी था, पर उस रूम से उस हेयर पिन को लेके बाहर आने वाला लैन शू यांग था, जिसने पूरी तरीके से वांग जी को पोजेस कर लिया था। और अब शू यांग जो उस पूरी प्लेस को वांग जी की नज़र से देख रहा था। वांग जी के साथ ही वो उस पैलेस से बाहर आया और वांग जी के साथ ही वो विंग के घर पे भी गया, पर ऑब्वियसली विंग के सामने शू यांग आ नहीं सकता था। इसलिए जैसे ही वांग जी ने विलेज में एंटर किया था, शू यांग वांग जी के साथ तो था पर उसका पोजीशन वांग जी के ऊपर से हट चुका था। उसके बाद शू यांग कंटिन्यूअली वांग जी और विंग के पास था और उसके बाद विंग के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब भी शू यांग ने किया। शू यांग ये भी समझ चुका था कि वांग जी की बॉडी थ्रू वो विंग को टच नहीं कर सकता, क्योंकि विंग एक प्योर सोल है और उसे इस बार मून गॉडेस ने इतना प्रोटेक्ट करके भेजा है कि ऑलरेडी उसके पास एक प्रोटेक्टिंग शील्ड है, जिस वजह से ना नॉर्मल ह्यूमन वांग जी और ना पावरफुल नेगेटिव सोल शू यांग विंग को छू सकती है। इवन वो दोनों मिलकर भी विंग को नहीं छू सकते। इसीलिए शू यांग ने अपनी पावर से एक चाम बनाया, वही रेड चाम, जिस वजह से वो विंग के करीब जा पाया। विंग को डराकर वांग जी के करीब पुश करना, देन विंग को टच करके उसे ये रियलाइज कराना कि कर्स जैसी कोई बातें नहीं है, देन विंग को कंफर्ट करना, उसके साथ टच ही होना, ये सब कुछ शू यांग का प्लान था। इवन शू यांग यही नहीं रुका था, विंग की हीट एवे नहीं आई थी। शू यांग ने विंग के पानी में कुछ हर्ब्स मिलाई थी, जिस वजह से विंग की हीट ट्रिगर हो गई, वरना आज तक जिस ओमेगा को कभी भी हीट नहीं आई, उसकी अचानक हीट आना ये ऐसे ही नहीं होता। इतना ही नहीं, शू यांग ने जब विंग की बॉडी पर वो अल्फा मार्क देखा था, वो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली वो पहचान चुका था कि वो मार्क उसी का है। उसी ने शिनचैन को प्रीवियस लाइफ में मार्क किया था, जो मार्क मून गॉडेस भी नहीं मिटा सकी। भले ही
शाओ शिनचैन का रिइंकार्नेशन हुआ। भले ही वो सब कुछ भूल गया, पर उसकी उन भूली मेमोरीज में कहीं ना कहीं आज भी वो प्यार दफन है जो शिनचैन शुयांग से करता था। यही रीज़न है कि विंग की बॉडी पर भी उसका अल्फा मार्क है। इस बार वो सब कुछ अपने हिसाब से करेगा। ये शुयांग की सोच थी, जहाँ एक तरफ शुयांग की सोल वांगजी की बॉडी में नेक्स्ट प्लान बना रही थी, वही उसी प्लेस पर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक वैसा ही डिस्ट्रॉयड रूम, जहाँ एक और शैडोली फिगर मौजूद थी। पूरी तरीके से डार्क वो फिगर जोर जोर से हंस रही थी और अपनी जीत की खुशी मना रही थी। आफ्टर ऑल फिर एक बार हिस्ट्री रिपीट होने वाली है, जिसकी स्टार्टिंग हो चुकी है। फिर एक बार मून गॉडेस का वो प्योर चाइल्ड इम्प्योर हो चुका है एक सोल के हाथों, और बस अब 24 घंटे हैं। 24 घंटे में सब कुछ ठीक हो जाएगा। बरसों पहले देखा गया एक सपना जो अब पूरा होगा, यही सोच के वो डार्क फिगर खुश हो रही थी। उसकी वो क्रीपी हंसी उस रूम में गूंज रही थी। और इन सब से हटके लैन कुरैन मतलब वो मॉन्क पूरी लैन फैमिली को एक प्रोटेक्शन ब्रेसलेट दे चुका था। बीट्स की वो बुद्धा माला जो उन सब का प्रोटेक्शन बनेगी, और सबको वार्निंग मिली थी कि कोई भी उस प्रोटेक्शन ब्रेसलेट को अपने आप से दूर नहीं करेगा और उसे टूटने नहीं देगा, जिससे वो सब सिक्योर्ड रहेंगे। सबने नोट किया। अब तक इवनिंग हो चुकी थी, अभी भी स्नोफॉल रुकी नहीं थी, जिस वजह से पूरी लैन फैमिली की को इंक्लूडिंग वो मॉन्क मतलब लैन कुरैन, उन सबको उस हिल टॉप पे बने लैन क्लैन में जाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली वो सोल्स उनका रास्ता ज़रूर रोकेगी, और वैसा हो भी रहा था। जिस स्ट्रक्चर तक पहुंचने के लिए वांगजी ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 घंटा ट्रैवल करता था, उसी हिल टॉप पे पहुंचने के लिए ये करीबन पिछले 3.5 घंटे से स्ट्रगल कर रहे थे। फिर भी अभी भी आधा रास्ता बचा हुआ था। हैवी स्नोफॉल रूह तक जमा दे इतनी ठंड, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्नो की वजह से रास्ता ब्लॉक हो रहा था। वांगजी को वॉकिंग डिस्टेंस 1 से 1.5 घंटे का, पर ये लोग पिछले 3.5 घंटों से कार के साथ स्ट्रगल कर रहे थे। फाइनली वो उस हील के आसपास पहुंच चुके थे। कुरैन ने डिसाइड किया कि आगे कार ले जाना लगभग नामुमकिन है, इसलिए उन सब ने डिसाइड किया कि वो वहां तक वॉक करेंगे। सब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, पर ऑब्वियसली उन सोल्स को हिंट मिल चुका था इन लोगों के आने का, इसलिए इन लोगों के वेलकम के लिए उन सोल्स ने भी बहुत सारी प्रिपरेशन करके रखी थी। जैसे अचानक एक बड़ा सा पत्थर जो उस हील टॉप से नीचे की तरफ आ रहा था, लैन कुरैन ने अपनी पावर से उस हेवी स्टोन को रास्ते में ही रोक तो दिया, पर उस वजह से वो रास्ता ब्लॉक हो चुका था। खैर, जहाँ एक तरफ ये लोग स्ट्रगल कर रहे थे ऊपर आने के लिए, वही दूसरी तरफ विंग जो उठ चुका था और वांगजी उसके सामने ही बैठा हुआ था। विंग जो बिल्कुल फ्रेश और एनर्जेटिक लग रहा था, वो उठा और वांगजी के पास गया। वांगजी जिसने विंग का हाथ पकड़ा और उसे अपनी लैब में बिठा लिया, उसके फेस पर रखा और वो बहुत प्यार से उसके फेस को करेज करने लगा। फील हंग्री माय फ्रेंड्स, विंग जिसने नोट किया। वांगजी ने विंग को अपनी बाहों में होल्ड कर लिया और वो विंग को नीचे लाने लगा। वो दोनों भी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, खासकर विंग जो वांगजी से अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रहा था। रीजन सिंपल था, शुयांग की सोल फिर एक बार विंग को हिप्नोटाइज कर रही थी, और जैसे जैसे शुयांग अपने कदमों को आगे बढ़ा रहा था, वैसे वैसे वो खंडर पैलेस फिर एक बार विंग के घर जैसा क्रिएट हो रहा था। वांगजी जिसने विंग को नीचे लाया और डाइनिंग टेबल पर बिठा दिया। देन उसने विंग के लिए जो कुछ भी बनाया था उसे विंग के सामने रखा और वो खुद विंग को अपने हाथों से खिलाने लगा। विंग जो वांगजी की आंखों में देख रहा था और चुपचाप सब कुछ खा रहा था,
खुद वांग जी के ही हाथ से। ठीक से विंग को फीडिंग कराने के बाद वांग जी विंग को लेकर फिर एक बार उसके रूम में गया, मतलब शू यांग के रूम में, और वहाँ उसने विंग को बेड पर बिठा दिया। देन वो दोनों भी एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करने लगे, एक दूसरे से बातें करने लगे। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था और अचानक विंग की नज़र वॉल क्लॉक पर गई, जहाँ 8 बजने में बस 2 मिनट बचे हुए थे। विंग जो इस बात से अचानक एक्टिवेट हो गया और वो बेड से उठ गया। उसने एक साइड का लैंप ऑफ कर दिया और वो शू यांग के सामने बैठ गया, जिससे पीछे जो लैंप था उसकी लाइट की वजह से विंग की शैडो वांग जी पर गिरे। इस बात पर वांग जी ने स्माइल कर दी। सच में ये ओमेगा उसकी केयर करना कभी नहीं भूल सकता। देन वो दोनों चिट-चैट करने लगे। वो दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी विंग ने वांग जी को एक क्वेश्चन किया। अल्फा, ये तो ठीक है कि मैं आपको अल्फा पुकार रहा हूँ क्योंकि आप मेरे मेट हो, पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आप मुझे हमेशा प्रिंस क्यों पुकार रहे हो? नॉर्मली तो आप मुझे विंग कहते हो, ठीक है बॉन्ड बन चुका है तो आपको मुझे ओमेगा कहना चाहिए, पर प्रिंस कहने का मतलब, और मुझे ये वर्ड कुछ सुना सुना लगता है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पहले भी मुझे कोई इस नाम से पुकारता था, मुझे वो पसंद नहीं आ रहा, तो आप मुझे प्रिंस मत कहिए, आप मुझे ओमेगा कह सकते हो। वांग जी ने जब ये सुना उसने अपना हाथ विंग के फेस पर रखा। क्यों नहीं पुकार सकता मैं तुम्हें प्रिंस? मुझे ना तुम्हें ओमेगा कहना है और ना विंग, मुझे तुम्हें प्रिंस ही कहना है। तुम मेरे प्रिंस हो, वो इंसान जो यहाँ पर सिर्फ मेरे लिए आया है। वांग जी ने जब ये बहुत इंटेंसिटी से कहा तो विंग को थोड़ा अजीब लगा, इवन उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा। पता नहीं क्यों उसके अंदर एक अजीब सी फीलिंग थी। जब भी वांग जी उसे प्रिंस कहता तो विंग को लगता जैसे सब कुछ सही है, पर अगले ही पल उसे लगता कि ये सब कुछ गलत है। वो स्पेसिफिक वर्ड उसे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल कर रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली शू यांग शिनचैन को हमेशा प्रिंस कहता था और कहीं ना कहीं शाओ शिनचैन का ही रीइंकार्नेशन विंग है, तो उसे ये सब कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। वो उस फीलिंग को समझ नहीं पा रहा क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं है, इसीलिए वो फीलिंग उसे अनकंफर्टेबल कर रही है। और कहीं ना कहीं दिल की एक कोने में दफन वो यादें जानती है कि ये सब कुछ विंग के लिए सही नहीं है। इसीलिए भले ही एज अ लवर वांग जी का विंग को प्रिंस बुलाना उसे एक तरफ कंफर्टेबल कर रहा है, पर वही दूसरी तरफ एज अ ह्यूमन अतीत के पन्नों में दफन वो कुछ धुंधले यादें जो विंग को अनकंफर्टेबल भी कर रही है। वांग जी जिसे ये सब कुछ समझ में आ रहा है, पर फिर भी वो शांत है, क्योंकि वो चाहता है कि विंग याद करे शाओ शिनचैन को, विंग याद करे शू यांग को, उन दोनों के प्यार को। तभी तो विंग अपनी पावर्स एक्टिवेट कर पाएगा और तभी तो शू यांग वो हासिल कर पाएगा जो उसे विंग से चाहिए, वरना विंग उसके कोई काम का नहीं है। खैर वो दोनों भी बहुत करीब आ चुके थे, लगभग उन दोनों की ब्रीथ एक दूसरे के फेस से टच हो रही थी। वांग जी जो बहुत करीब से विंग के तरफ देख रहा था, भले ही उसका फेस वांग जी को क्लियर नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली विंग लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में बैठा हुआ था, जिससे विंग की शैडो वांग जी पर गिरे। और यही रीजन था कि विंग के फेस पर हल्की सी डार्कनेस थी, पर वो लाइट डायरेक्टली वांग जी के फेस की तरफ पड़ रही थी, तो वांग जी का फेस बहुत क्लियरली नजर आ रहा था विंग को। वांग जी जो धीरे धीरे विंग के और करीब जाने लगा, उसने उन दोनों के फोरहेड को एक दूसरे से टच किया। देन धीरे धीरे वांग जी अपनी नोज को विंग की नोज पर रफ करने लगा। विंग जो बैठा हुआ था तो उसके हाथों की मुट्ठियां टाइट हो रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली वो नर्वस था। वांग जी जिसका एक हाथ विंग के फेस पर था और उसने विंग के दूसरे हाथ को अपने दूसरे हाथ से ओल्ड किया और उसके हाथ को अपने बैक की तरफ किया, जिससे तुरंत ही विंग ने वांग जी के क्लोथ्स को टाइटली होल्ड कर लिया। धीरे धीरे दोनों की भी ब्रीदिंग हैवी हो रही थी और वांग जी धीरे धीरे अपनी नोज से विंग के फेस पर टच कर रहा था, साथ ही उसका हाथ भी विंग के फेस को
करेज कर रहा था। कुछ ही पलों बाद वांग जी के लिप्स विंग के फेशियल फीचर्स को टच करने लगे थे। वो हॉट ब्रीदिंग जो विंग को अपने फेस अराउंड फील हो रही थी। विंग जिसका दूसरा भी हाथ वांग जी के क्लोथ्स को टाइटली होल्ड कर चुका था। वांग जी जिसने विंग के लिप्स पर हल्का सा पैक किया, देन उसने विंग की नोज पर किस किया, देन विंग के दोनों आईज पर, देन विंग के फोरहेड पर, उसके चीक्स पर। ऐसे ही वो विंग को अपनी तरफ खींच चुका था और धीरे धीरे वो विंग के ईयर्स की तरफ बढ़ रहा था। विंग के ईयर्स में हल्की सी एयर ब्लो करने के बाद वांग जी ने फील किया कि विंग की पकड़ उसकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा टाइट हो चुकी है। वांग जी जिसके फेस पर स्मक आ चुका था, उसने अपनी हैवी विस्परिंग वॉइस में विंग के ईयर में ममल किया, माय प्रिंस, तुम मेरे लिए वो हो जो कोई सोच भी नहीं सकता। जैसे ही वांग जी ने ये बोला था, अचानक विंग की पकड़ वांग जी की बॉडी पर लूज हो चुकी थी। ये बात वांग जी भी फील कर चुका था। उसके फेस पर जो स्मक था वो और भी ज़्यादा क्रीपी हो चुका था। उसने अभी भी खुद को नहीं रोका। वो धीरे धीरे विंग के ईयर लॉक पर बाइट करके उसके नेक की तरफ बढ़ रहा था। विंग जिसे कुछ अजीब लग रहा था। उसकी आईज फिलहाल क्लोज थी और उसके दिमाग में वही बात घूम रही थी, जैसे इको हो रही थी। माय प्रिंस, तुम मेरे लिए बहुत प्रीशियस हो, जो कोई सोच भी नहीं सकता। एक तरफ विंग को ऐसा लग रहा था कि इस लाइन में जैसे उसकी जिंदगी है, और दूसरे ही पल विंग को ऐसा लगा जैसे इसी लाइन में उसकी मौत भी है, पर फिर भी वो उस मौत को भी चाह रहा था। ये फीलिंग बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल थी, इतनी ज़्यादा अजीब थी कि अब तक जो विंग वांग जी के टच में पूरी तरीके से मेल्ट हो चुका था, वो भी उस टच के इफेक्ट से हट के बस उस लाइन पर फोकस कर रहा था। अचानक एक धुंधली सी इमेज, जैसे दो लोग कहीं बैठे हुए थे और सामने वाले ने सेम लाइन दोहराई, माय प्रिंस, तुम मेरे लिए जो कोई सोच भी नहीं सकता। और धीरे धीरे उन दोनों में भी नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। देन हर तरफ डार्कनेस हो गई और बहुत सारा ब्लड, कुछ चीखे, बहुत सारे लोग, कोई रो रहा है किसी को पकड़ के, और दूसरे ही पल कोई किसी के पीछे भाग रहा है। वो हंसी की आवाज़ें जो गूंज रही है, एक सॉर्ड जिस पर ब्लड लगा हुआ है, और धीरे धीरे वो ब्लड उस सॉर्ड की ब्लेड पे से नीचे बूंद बूंद करके टपक रहा है। ऐसी बहुत सारी इमेजेस अचानक विंग के माइंड में फ्लैश होने लगी और अचानक विंग ने वांग जी को अपने आप से दूर कर दिया। विंग जो हैवी ब्रीथ कर रहा था, उसके फोरहेड पर बहुत सारा स्वेट था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर दिल में एक अजीब सा दर्द उठ चुका था। वांग जी जिसे सब कुछ समझ में आ रहा था, उसने विंग की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। वो विंग जिसने तुरंत उस हाथ पे अपना हाथ जोर से हिट किया और वांग जी के हाथ को अपने आप से दूर कर दिया। वांग जी जिसने नॉर्मल रिएक्ट किया और उसने दूसरे ही पल विंग के नेक के पीछे हाथ डाल के उसे अपनी तरफ खींच लिया और टाइटली हग कर लिया। उसने विंग को लगभग अपनी लैप पर बिठा लिया था। काम डाउन, डीप ब्रीथ लो, सब कुछ ठीक है, मैं यही हूँ तुम्हारे पास, बस मुझे महसूस करो। वांग जी जो विंग की बैक पर हाथ सहला रहा था, साथ ही वो अपनी अल्फा फेरोमोन्स को बहुत हेविली स्प्रेड कर रहा था, ताकि विंग की हर ब्रीदिंग के साथ वो अल्फा फेरोमोन्स उसके अंदर जा पाए। कुछ देर तक वांग जी शांत ही रहा। उसने बस विंग को कंफर्ट किया, अपनी बातों से नहीं बल्कि अपनी हरकतों से। देन उसने कुछ देर बाद जब देखा कि विंग धीरे धीरे शांत हो रहा है, उसने विंग के हेड को हल्का सा अपने आप से दूर किया और विंग की तरफ देखा।
विंग के फॉरहेड पर जो स्वेट था उसे वांग जी ने अपनी स्लीव से क्लीन किया। फीलिंग बेटर माय प्रिंस। विंग ने नेक्स्ट टाइम जैसे ही ये वर्ड सुना उसे एक अजीब सा गुस्सा आया और उसने लगभग शाउट करते हुए वांग जी से कहा, आई सेड स्टॉप कॉलिंग मी प्रिंस। मुझे नहीं पसंद आ रहा ये, मुझे इरिटेट कर रहा है वर्ड। क्यों इरिटेट कर रहा है माय प्रिंस? विंग जिसे सच में बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उसे बहुत अजीब लग रहा था। उसकी इनर फीलिंग जैसे कुछ नेगेटिविटी का साइन दे रही थी और ये वर्ड जो उसे और भी ज्यादा ट्रिगर कर रहा था, इसीलिए उसने वांग जी को अपने आप से दूर पुश कर दिया। आई सेड स्टॉप। मुझे नहीं पसंद आ रहा, समझ में नहीं आता तुम्हें? मुझे मत पुकारो, मुझे नफरत हो रही है तुमसे, मुझे नफरत है इस वर्ड से। ओह, तो मेरा प्रिंस अब मुझसे नफरत करने लगा। विंग जिसने जब ये सुना उसने अपने हेड को दोनों हाथों से पकड़ लिया, जैसे वो अपने ईयर्स को भी अपने हाथों से कवर कर रहा था और उसने लगभग शाउट करते हुए अपनी दोनों आईज को टाइटली क्लोज किया हुआ था, तो ऐसे ही कहा, और गो स्टॉप इट, बंद करो मुझे ये पुकारना। अचानक एक अजीब सा सन्नाटा वहां फैल गया और शुयांग के फेस पर स्मक आ गया। सेंचुरीज बाद उसने फिर एक बार ये वर्ड सुना था, बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग था। अर्ग, शिनचान पुकारा करता था उसे। फाइनली ये वही सोल है जिसे वो इतने सालों से ढूंढ रहा था और धीरे धीरे ये सोल अपनी मेमोरीज भी रिगेन कर ही लेगी। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ शुयांग सोच रहा था, वही विंग जो खुद शॉक था। अर्ग ये वर्ड सुन के पता नहीं उसके माइंड में ये वर्ड कैसे आया, उसके मुंह ने कैसे बोला, पर ये वर्ड उसके ईयर्स को बहुत अजीब लग रहा था। फिर एक बार वही सब कुछ मेमोरीज उसके दिमाग में जैसे घूम चुकी थी। एक छोटा बच्चा जो एक दूसरे बच्चे के पीछे भाग रहा था, वो दोनों हंस रहे थे, खेल रहे थे। उन दोनों ने अजीब से रोब्स पहन के रखे थे। एंड देन एक लाइन जो उसके माइंड में आई, अर्ग क्या ये सब कुछ आप चाहते हो? जैसे ये लाइन विंग के दिमाग में घूमी थी, वो बिल्कुल शांत हो चुका था और वो वांग जी की तरफ देख रहा था। So, enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this fan fiction. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.